नीति वाक्यामृतम के आज के द्वितीय सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज थोड़ा टेक्निकल इश्यू के कारण हमें लेट हो गई है, सो हम सीधा प्रोफेसर साहब को आज का सेशन शुरुआत करने के लिए विनंती करते हैं। प्रोफेसर जय कुमार जी का मैं जैन शाला के इस मंच के ऊपर स्वागत करता हूं। प्रोफेसर साहब जय जिनेन्द्र। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नीति वाक्यामृत में राजनीतिक विवेचन पर आधारित इस द्वितीय व्याख्यान में आप सबका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि पिछले व्याख्यान में हमने देखा था कि आचार्य सोमदेव सूरी ने नीति वाक्यामृत में धर्म, अर्थ और काम इन तीन पुरुषार्थों का साधक राजनीति को कहा था और इसी कारण धर्मार्थ कामाय नमः यहाँ से धर्म, अर्थ और काम इन तीन पुरुषार्थों को नमस्कार करते हुए नीति वाक्यामृत का प्रारंभ किया था। यद्यपि पुरुषार्थ चार हैं, तथापि लौकिक दृष्टि से इन तीन पुरुषार्थों की महत्ता को देखते हुए चूंकि आचार्य सोमदेव सूरी राजनीति का विवेचन कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने मोक्ष पुरुषार्थ को पारलौकिक सिद्धि का साधन मानते हुए उसके विवेचन को न करके मात्र तीन पुरुषार्थों की बात कही थी। उनमें धर्म पुरुषार्थ के संबंध में पिछले व्याख्यान में हमने विस्तृत रूप से चर्चा की थी। अब हम अर्थ पुरुषार्थ की बात करें। जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारतवर्ष में राजनीति की परंपरा विश्व में सर्व प्राचीन परंपरा है। महाभारत में महर्षि व्यास ने यह उल्लेख किया है कि प्रजापति नामक किसी आचार्य विशेष ने 1,00,000 अध्यायों वाले एक राजनीति शास्त्र के ग्रंथ का प्रणयन किया था। उस 1,00,000 अध्यायों वाले राजनीति विषयक ग्रंथ के आधार पर विशालाक्ष नाम के किसी आचार्य ने 10,000 अध्याय वाले नीति शास्त्र का विवेचन किया। ऐसा महाभारत में भी उल्लेख है और वात्स्यायन के काम सूत्र में, जो काम पुरुषार्थ का साधक ग्रंथ माना जाता है, उसमें भी वर्णन आया है। इसके बाद हम देखते हैं कि इंद्र ने 5,000 अध्याय वाले, फिर बृहस्पति ने, जिसे हम बारहस्पत्य नीति शास्त्र के नाम से जानते हैं,
वो 3000 अध्यायों वाले ग्रंथ का प्रणयन किया, जिसमें राजनीति का विस्तार के साथ विवेचन हुआ। तत्पश्चात चाणक्य ने भी जिनका उल्लेख किया है अर्थशास्त्र में, ऐसे गौरशिरा ने 500 अध्याय और व्यास ने 300 अध्याय वाले राजनीति शास्त्र का प्रणयन किया। इससे इतना स्पष्ट है कि महाभारत काल के पूर्व से राजनीति के अध्ययन, अध्यापन और उनके मानक स्थिरीकरण, राजनीति के स्टैंडर्ड को बनाने का प्रयास हो चुका था। प्रारंभिक काल में राजशास्त्र को या राजनीति शास्त्र को अर्थशास्त्र की संज्ञा प्राप्त थी। इसी कारण कौटिल्य ने या चाणक्य ने अर्थशास्त्र का प्रणयन किया, जो वस्तुतः राजनीति शास्त्र का ही ग्रंथ है। उन्होंने अर्थशास्त्र के प्रारंभ में ही स्पष्ट कर दिया कि मनुष्याणाम वृत्तिरर्थः, मनुष्यों की जो आजीविका है उसका नाम अर्थ है। और प्रकारांतर से उन्होंने फिर स्पष्ट किया कि मनुष्यवती भूमि इत्यर्थः, उस अर्थ का मतलब है ऐसी भूमि जहां मनुष्यों का निवास है। इसी की संज्ञा राजनीति शास्त्र में राज्य के नाम से कही गई है। वो और स्पष्ट करते हैं आगे, तस्व पृथिव्याः लाभ पालनोपाय शास्त्रम अर्थशास्त्रम, अर्थात उस पृथ्वी को कैसे अधिकृत किया जाए, कैसे अधिकार में लिया जाए और किस प्रकार से उसका पालन पोषण किया जाए, ये सा जो अनुशासन करता है, इस प्रकार का जो शास्त्र विधान करता है, उस शास्त्र का नाम अर्थशास्त्र है। और कौटिल्य या चाणक्य ने जिनका स्वयं का वास्तविक नाम विष्णुदत्त था, जिसका उल्लेख स्वयं उन्होंने कौटिल्य अपने अर्थशास्त्र के मध्य में किया है, उन्होंने लिखा है। अब हम जब आगे बढ़ते हैं तो नीति वाक्यामृतकार आचार्य सोमदेव सूरी उस राजनीति शास्त्र के उद्देश्य की, उसके लक्ष्य की जो चर्चा करते हैं, वह यद्यपि चाणक्य के अर्थशास्त्र का ही अनुगमन करती है, किंतु उनके कहने का अपना विशेष ढंग है, विशेष पद्धति है। उनके अनुसार राजा अप्राप्य की प्राप्ति और प्राप्त हुए की रक्षा तथा जिसकी रक्षा की है उसकी वृद्धि करने की बात
तथा फिर उसे सत्पात्र में व्यय करने की चर्चा करते हैं। यहाँ बहुत सावधानी पूर्वक हमें ये समझने की आवश्यकता है कि कोई भी राज्य जब वो राज्य के विस्तार की बात करता है तो उसके मन में, उसके विचार में वहां रहने वाले मनुष्यों की रक्षा करने का, पालन करने का, कल्याण करने का विचार सदैव मन में रहता है। इसीलिए उसमें कहा कि जो वृद्धिंगत वस्तु है उसका सत्पात्र में व्यय करना ये राजा का कर्तव्य है, ये राज्य की अवधारणा है। तो इस राज्य की अवधारणा में हमें ये देखना है कि सोमदेव सूरी उस संबंध में आगे क्या कहना चाहते हैं। डॉक्टर D.R. भंडारकर, जिन्होंने भारतीय धर्मशास्त्रों पर भी काम किया, राजनीति पर भी काम किया, यहां मैं एक बात बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जहां धर्मशास्त्र की हम बात कहते हैं वहां धर्म शब्द का अर्थ रिलीजन या किसी विशिष्ट संप्रदाय का वाचक नहीं है, अपितु धर्म शब्द न्याय व्यवस्था का ही वाचक है। आज से 2000 वर्ष पूर्व जब कालिदास नाटकों का प्रणयन करते हैं तो उसमें धर्माधिकारी शब्द का प्रयोग न्यायाधीश के लिए हुआ है। राजा शासक तो था ही, उस समय का न्यायाधीश भी था। इसलिए अभिज्ञान शाकुंतल नाम के नाटक में जब कोई वहां उपस्थित होते हैं दो ब्रह्मचारी, तो पुरोहित, राज पुरोहित कहता है कि राजा अभी अभी तो धर्मासन से उठकर गए हैं और अभी ये अपनी बात कहने के लिए आ गए हैं, लेकिन थोड़ी देर में कहता है अविश्रमोयम लोकतंत्राधिकारा, जो लोक का शासन करने वाला राजा है उसके लिए विश्राम कहाँ है। उसे तो हर अवस्था में न्याय की अवधारणा की सुरक्षा करना है, जो लोग आए हैं उनके प्रति न्याय करना है, और वो राजा के जाके निवेदन कर देता है। तो ये बात बहुत स्पष्ट रूप से डॉक्टर भंडारकर साहब कहते हैं कि कम से कम ईसा पूर्व 7वीं शताब्दी में, अर्थात भगवान महावीर के पूर्व ही राजनीतिक व्यवस्था भारत में सुदृढ़ हो चुकी थी, और वो जो राजनीतिक व्यवस्था थी वो राजा मात्र के अधीन नहीं थी, अपितु राजा अमात्यों और मंत्रियों से मिलकर के संपूर्ण राज्य व्यवस्था किया करते थे। एक प्रसंग बौद्ध साहित्य में महापरिनिब्बाण सुत्त नाम का ग्रंथ है बौद्ध परंपरा का, बहुत महत्वपूर्ण, उसमें आया गौतम बुद्ध का एक प्रधान शिष्य आनंद जब महात्मा बुद्ध के पास गया और उसने ये बात रखी कि हम बज्जी गणतंत्र को जीतना चाहते हैं तो हमें क्या उपाय करना चाहिए। गणतंत्र
जिसे मैंने अभी कहा अविश्रमोयम लोकतंत्राधिकारा, कि लोकतंत्र के अधिकार में विश्राम कहाँ है, उनको तो लोगों की बात सुनना ही है। ये लोकतंत्र राज्य शासन में भी, राज्य में राजा की व्यवस्था होने पर भी, अमात्य आदि की नियुक्तियों में लोकतंत्र की व्यवस्था थी। तो ये प्राचीन भारत में ये व्यवस्था पहले से विद्यमान थी। और इसी कारण हम ये देखते हैं कि कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में जो ईसवी पूर्व के करीब करीब हम देख रहे हैं, वहां पर अपने अर्थशास्त्र में स्पष्ट रूप से अमात्य आदि की व्यवस्था में लोकतंत्रात्मक पद्धति का वर्णन किया है। तो बुद्ध के शिष्य ने जब ये पूछा तो बुद्ध ने एक उत्तर दिया, वो हमारे भारतीय राजतंत्र में लोकतंत्र की सुव्यवस्था का सूचक है। उन्होंने कहा कि जब तक उस राजा के मंत्रीगण आपस में मिल बैठकर विचार विमर्श करते रहेंगे, तब तक उन्हें कोई हरा नहीं सकता है। इसका मतलब लोकतंत्र में पारस्परिक विचार विनिमय की अत्यंत आवश्यकता है। कौटिल्य के बाद चाणक्य के पश्चात लगभग 900 वर्षों तक यद्यपि धर्मशास्त्र के नाम पर अनेक ग्रंथों का प्रणयन, अनेक ग्रंथों में अमेंडमेंट संशोधन, अनेक ग्रंथों में परिवर्तन और परिवर्धन होते रहे। क्यों? मैंने पहले ही कहा कि वहां धर्म का अर्थ धर्म नहीं कानून है। इसीलिए उन धर्म शास्त्रों को हम कोड्स ऑफ लॉ, कानून के सिद्धांतों के रूप में वहां पर जानते हैं। इसके बाद कामंदक हमारे सामने आते हैं ईसा की 6ठी शताब्दी में, जिन्होंने श्लोकबद्ध रूप में, पद्यबद्ध रूप में कौटिल्य के अर्थशास्त्र के सूत्रात्मक कथनों को पद्यबद्ध रूप में प्रस्तुत किया। वो नीति सार के रूप में हमारे सामने आए और उन्होंने 6ठी शताब्दी में वही बातें जो चाणक्य ने अर्थशास्त्र में कही थी, उनमें कुछ थोड़े बहुत परिवर्धन के साथ प्रस्तुत की। लेकिन राजनीति शास्त्र विषयक सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ जो कौटिल्य अर्थशास्त्र के पश्चात लिखा गया, वह सोमदेव कृत नीति वाक्यामृत है। 10वीं शताब्दी के अंतिम चरण में इन्होंने लिखा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने पूर्ववर्ती लगभग 50 राजनीति शास्त्र के लेखकों के नाम का उद्धरण, उनके मतों के उद्धरण के साथ नीति वाक्यामृत में किया गया। अब हम इससे ये सहज ही अनुमान लगा सकते हैं कि उस काल से लेकर और नीति वाक्यामृत तक इन लगभग 1200-1300 वर्षों में कम से कम 50 ऐसे राजनीति शास्त्र के प्रणेता हो चुके थे, जिनका मत समय समय पर राजाओं ने अपनाया और अपने राज्य संचालन में उनका महत्वपूर्ण अवदान रहा। अब हम देखते हैं कि सोमदेव सूरी की राज्य की अवधारणा क्या है, वो राज्य किसे कहना चाहते हैं, राज्य है क्या। तो ये बात हम पहले ही कह चुके हैं कि पृथ्वी पर रहने वाले
मनुष्यों के पालन की जो जिम्मेदारी है वो राजा की है, और राजा का जो पाल्य क्षेत्र है, राजा जितने हिस्से पर, उस शासन शब्द का हम प्रयोग नहीं कर रहे, क्योंकि राजा प्रजाओं के रक्षण, उनके अनुरंजन के लिए है, केवल शासन उसका दायित्व नहीं है। हाँ, एक अंग के रूप में जब दंड नीति की बात आती है तो शासक के रूप में भी वह प्रतिष्ठित है। तो सोमदेव सूरी कहते हैं कि त्रिवर्ग फल की प्राप्ति, चातुर्वर्ग की व्यवस्था का संरक्षण और आश्रम व्यवस्था की स्थापना, ये राज्य का प्रमुख कार्य है। उसमें त्रिवर्ग भक्त की प्राप्ति की चर्चा हम पहले कर चुके हैं, जिसमें धर्म, अर्थ और काम, इसमें भी ये सावधानी बरतना है। बहुत स्पष्ट रूप से कहते हैं कि यद्यपि धर्म इसमें प्रधान है, धर्म के अनुसार ही अर्थ और काम पुरुषार्थ सेवनीय है, लेकिन जहां राज्य संचालन की बात आए तो वहां धर्म की अपेक्षा भी अर्थ पुरुषार्थ महत्वपूर्ण है, क्योंकि राज्य की सुव्यवस्था अर्थ के अधीन है, और अर्थ न होने पर धर्म की साधना भी संभव नहीं है, और काम पुरुषार्थ की भी, इच्छित कामनाओं की भी पूर्ति संभव नहीं है। इसलिए राजा के लिए ये करणीय है कि जब कभी ऐसी स्थिति आए कि धर्म की साधना से अर्थ संकट उपस्थित हो, तो उस समय राजा अर्थ पुरुषार्थ को महत्व दे, क्योंकि सैन्य व्यवस्था आदि जिससे राज्य की सुरक्षा संभव है, वो त्रिवर्ग फल की प्राप्ति में अर्थ महत्वपूर्ण है। अब देखो, चातुर्वर्ण की व्यवस्था को हम इस रूप में ग्रहण करें कि जो अध्यापन अध्ययन के क्षेत्र में लगे हुए लोग हैं, जो देश की रक्षा और समाज की रक्षा के उत्तरदायित्व को संभाल रहे हैं, जो कृषि और वाणिज्य व्यापार आदि में लगी हुई मनुष्यों का समूह है, या जो राजकीय सेवा में या समाज की सेवा में लगे हुए लोग हैं, उनको ब्राह्मण आदि 4 वर्ग के रूप में विभाजित किया गया है। उस विभाजन को हम मानते हुए भी प्रत्येक वर्ग के व्यक्ति की सुख और समृद्धि के लिए उनका संरक्षण करें। जो ब्रह्मचर्य आश्रम में है, ब्रह्मचर्य की साधना कर रहे हैं, या गृहस्थ धर्म का पालन कर रहे हैं, या आधी उम्र के पार हो जाने पर वानप्रस्थ जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, गृहस्थी से दूर रहकर अरण्य आदि में, वन आदि में निवास करके जीवन यापन धर्म साधना के लिए करना चाहते हैं, ऐसे वानप्रस्थों की, और अंत में जो सन्यास को धारण करके आगे बढ़ना चाहते हैं, उन सब की रक्षा का दायित्व तो राजा के ऊपर है। राजा अपने राज्य में 60 गुण नीति, माने 6 गुणों की अवधारणा के आधार पर राज्य का अच्छी तरह से संचालन करे। पड़ोसी देश के साथ जहां तक संभव है
समझौते से काम चलाए, इस नीति को राजा के एक गुण के रूप में संधि नाम का गुण कहा गया है। लेकिन अगर पड़ोसी देश का राजा या पड़ोसी देश के निवासी उस के राज्य के विपरीत कोई आचरण करते हैं, उस राजा के विपरीत कोई आचरण करते हैं, तो उस समय वह किए गए समझौते को किसी ना किसी कारण को बता करके तोड़ दे, क्योंकि समझौता भी बना रहे और पड़ोसी देश हमारे विरुद्ध कार्य भी करता रहे, ये दो बातें एक साथ चल नहीं सकती। इसलिए दूसरे राज्य के गुण के रूप में, राज्य की नीति के रूप में विग्रह को स्थान दिया। विग्रह माने संधि को तोड़ देना, समझौते को तोड़ देना। इसके बावजूद भी यदि वह राज्य, यदि वह राष्ट्र या उस राष्ट्र के निवासी नहीं मानते हैं, निरंतर विरुद्ध आचरण करते रहते हैं, तो फिर तीसरे गुण के रूप में यान मन प्रयाण, उस पर चढ़ाई कर देना, उसको जीतने का प्रयास करना, सैन्य शक्ति के द्वारा उसको दबाने का प्रयास करना, इसे राजनीति के राज्य के तीसरे गुण के रूप में स्थान दिया। अब कहते हैं कि यदि वहां का राजा उस चढ़ाई को देख करके, उस प्रयाण को देखकर, उनके आक्रमण को देख करके यदि बीच में मान जाता है, अपनी पराधीनता स्वीकार कर लेता है, तो जन धन की हानि ना हो, लोगों का अकल्याण ना हो, व्यर्थ में लोग मृत्यु को प्राप्त ना हो, इसलिए रुक जाना, इस नीति को, इस गुण को राजनीति में आसन गुण के रूप में ग्रहण किया गया है। यदि विरोधी राजा अधिक बलवान है, उससे हम जीत नहीं सकते हैं, उसका आश्रय लेना ही प्रजा के लिए कल्याणकारी है, तो सर्वत्र हर स्थिति में, हर परिस्थिति में राजा का कर्तव्य है कि प्रजा के कल्याण के लिए कार्य करे, प्रजा का नुकसान जिसमें हो ऐसा कोई कार्य न करे, तो वह उसका आश्रय ग्रहण कर ले। इसे आश्रय या संश्रय के रूप में पांचवी नीति में, पांचवें गुण में माना गया है। अब वो बलवान राजा आश्रय देने को भी तैयार नहीं है, हम उससे कमजोर हैं, तो फिर एक नीति जो राजा का अंतिम गुण माना गया, राजनीति ये कहती है कि वहां के लोगों में, वहां की प्रजाओं में, राजकीय कर्मचारियों में, राजा के अमात्यों में जिस ढंग से हो उनमें आपस में भेद उत्पन्न कर दें, दुविधा में उन्हें डाल दें, फूट उनके अंदर डाल दें, तो इस द्वैधी भाव को भी राजनीति का एक गुण स्वीकार किया गया है। तो इस 7 गुण ने, माने 6 गुणों वाली नीति के द्वारा राजा
अपने प्रजा के कल्याण के लिए निरंतर कार्य करता रहे, ये इसका मुख्य रूप से उद्देश्य राज्य का होना चाहिए। और राजा इसमें शांति से काम चले तो शांति की नीति अपनाए, जिसे साम नीति के रूप में कहा गया। अगर कुछ दान देकर, कुछ धन खर्च करके काम चलता है, तो उस धन खर्च करके या दान से काम चलाए, इसे दान नीति या लोक की भाषा में दाम नीति भी कहा गया है। फिर भी यदि काम नहीं चलता है तो दंड के द्वारा अपराधियों को खुलेआम दंडित करके, भय उत्पन्न करके अपना काम चलाए। और इससे भी अगर काम नहीं चल पा रहा है तो अंत में वही फूट आपस में प्रजाओं में डाले, एक दूसरे के विरुद्ध उन्हीं को आपस में लड़ा करके राजा अपनी प्रजा का रक्षण करे। ये राजनीतिक सिद्धांत हैं और इनका जो मुख्य उद्देश्य है वो प्रजाओं की रक्षा करना है। राजा के अहंकार की, अभिमान की पूर्ति के लिए इन नीतियों का कथन नहीं है, अपितु धर्म के संरक्षण के लिए, अर्थ के संरक्षण के लिए, प्रजा के काम के संरक्षण के लिए प्रजा के इन नीतियों का विधान जो चाणक्य ने भी किया था, कामंदक ने नीतिसार में कहा, और यहाँ उसी लोक परंपरा में, क्योंकि आचार्य सोमदेव सूरी का एक स्पष्ट मत है, वह बहुत स्पष्ट रूप से कह देते हैं कि यत्र सम्यक तो हानिर्ना यत्र ना वृत दूषणम, हमारे श्रद्धान में कोई हानि ना हो रही हो और हमारे व्रत के परिपालन में कोई बाधा नहीं पड़ रही हो, तो ऐसे जो लोक के नियम हैं, जो लोक नीति कह रही है, उन लोक नीति को हमें मान लेना चाहिए। लेकिन शर्त दो है कि हमारे श्रद्धान में कोई बाधा उत्पन्न ना हो और हमारे व्रतों के नियमों के परिपालन में किसी भी प्रकार का कोई दोष न लगे। इसके लिए दंड नीति का विधान है। दंड नीति कभी कभी राजनीति के पर्यायवाची के रूप में भी कह दिया जाता है, लेकिन वास्तव में दंड नीति राजनीति का एक अंग मात्र है और उस अंग में मुख्य रूप से 4 प्रकार की विद्याओं का वर्णन आया। उनमें आणवीक्षिकी, त्रयी, वार्ता और दंड नीति। राजनीति में राजकुमारों को जो अध्ययन कराया जाता था, राजनीति सिखाई जाती थी, तो प्रमुख रूप से उनके गुरु इन 4 का उपदेश देते थे। सबसे पहले उपदेश था आणवीक्षिकी का, जो अध्यात्म विद्या है, आत्मा को समझने का साधन है। ऐसी विद्या है जो इस लोक के कल्याण के साथ साथ
परलोक में भी कल्याणकारी है। उस आनवीक्ष की विद्या में, अध्यात्म विद्या में सबसे पहले पारंगत किया जाता था। इसके बाद त्रयी माने वैदिक परंपरा में 3 वेदों का विधान, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। वेद माने ज्ञान। संस्कृत में जो वेद नाम की क्रिया है उसका अर्थ है ज्ञान, जानना, आगम, सिद्धांत। तो ये वेद ज्ञान रूप है और जिसे जैन परंपरा में जिनवाणी के रूप में कहा गया है, जिसे अनुयोगों में विभाजन करते समय हम धर्म कथानुयोग को थोड़ी देर को छोड़ दें तो कर्णानुयोग, जिसे हम गणितानुयोग कह रहे हैं, द्रव्यानुयोग, और जो हमारे चारित्र को सिखाने वाला है चरणानुयोग, उनको त्रयी के रूप में ग्रहण किया गया। जैसे 4 वेदों में से 3 वेदों को त्रयी के रूप में ग्रहण किया गया, वैसे ही जैन परंपरा के 4 अनुयोगों में से धर्म कथानुयोग, क्योंकि वो 3 अनुयोगों को ही कथा के माध्यम से अंत में क्या निष्कर्ष निकलता है कि हमने राम के आश्रित एक कथा का वर्णन किया, चाहे वो स्वयंभू का पौमचर्यम हो या रविशेन का पद्मचरित हो, तो पूरा जब हमने पढ़ा तो उसका क्या निष्कर्ष निकला कि रामादिवत वर्तितव्यम न रावणादिवत। हमें राम आदि की तरह आचरण करना चाहिए, रावण आदि की तरह आचरण नहीं करना चाहिए। क्योंकि राम ने ऐसे आचरण किए तो भले ही उन्हें बहुत कष्ट भोगना पड़े हों, लेकिन अंत में उन्होंने कल्याण को प्राप्त किया। और रावण ने इस तरह के आचरण किए तो भले ही उसको प्रारंभ में सुख की प्राप्ति हुई, लेकिन पर्यावसान उसका दुखद हुआ। ये अलग बात है कि आगे क्या होगा, वो अलग प्रसंग है। लेकिन यहाँ हम पूरे रामचरित को पढ़ के केवल इतना ही निर्णय करते हैं कि हमें राम आदि की तरह आचरण करना चाहिए, रावण आदि की तरह आचरण नहीं करना चाहिए। तो त्रयी में जो अध्ययन कराया गया वो चारित्र को हम कैसे धारण करें, चारित्र में आगे हम कैसे बढ़े, और आणविक्ष की विद्या में जो आत्म तत्व को हमने सीखा था उसे कैसे आगे बढ़े। यहाँ एक बात बहुत स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूं कि चारों वेदों में आत्म तत्व का विवेचन नगण्य है, लेकिन आगे चलकर जब वैदिक परंपरा की उपनिषदें आती हैं तो उसमें आत्म तत्व का विवेचन भरपूर हुआ है। उसी प्रकार से हम अन्य अनुयोगों में देखते हैं, कर्णानुयोग में या चरणानुयोग में, तो आत्म तत्व का विवेचन कम है, जिसे हम कह सकते हैं नगण्य है। लेकिन जब हम द्रव्यानुयोग में देखते हैं तो आत्म तत्व का विवेचन प्रचुर मात्रा में है। भले ही उन्हीं तत्वों का विवेचन वहां भी किया गया हो, लेकिन जब द्रव्यानुयोग की बात आती है तो वहां उनका विवेचन है। तो इसी प्रकार से त्रयी के बाद वार्ता, वार्ता में मुख्य रूप से वाणिज्य, व्यापार और कृषि, एक कम्युनिटी जो देश की समृद्धि में सबसे महत्वपूर्ण कम्युनिटी है, वो है खेती करने वाले और व्यापार करने वाले लोग।
क्योंकि राज्य का जो संचालन है वो अर्थ के ऊपर निर्भर है, और छठे हिस्से के रूप में आज भले ही एग्रीकल्चर की इनकम टैक्स से एग्जम्प्ट हो, लेकिन प्राचीन काल में राजाओं के पास सबसे बड़ा आय का साधन कृषि और व्यापार दो ही थे। एग्रीकल्चर का उत्पादन का छठा हिस्सा और वाणिज्य से अर्जित धन का छठा हिस्सा ये राज्य का होता था, उस पर राजा का अधिकार था। इसलिए राजा को कहा षष्ठांश वृत्ति, छठे हिस्से से अपना काम चलाने वाला ये राजा का धर्म है, ये राजा की ड्यूटी है, ये राजा का कर्तव्य है। वो इससे प्रजा को पीड़ित नहीं कर रहा, अपितु प्रजा से लेकर प्रजा के लिए उसी प्रकार खर्च कर रहा जैसे मेघ इसी पृथ्वी से जल को ग्रहण करते हैं और बाद में इसी पृथ्वी पर उस जल को बरसा देते हैं। तो उसी प्रकार राजा आदानम भी विसर्गाय सताम बारी मुचामेव, जिस प्रकार बादल जल को ग्रहण करते हैं और फिर उस जल को दोबारा उन्हीं को प्रदान कर देते हैं, उसी प्रकार से ये राजा भी प्रजा से जो टैक्स लेता है, प्रजा से जो कर ग्रहण करता है, उस कर के लिए उन्हीं को पुनः प्रदान कर देता है। तो इस प्रकार से वार्ता की प्रगति ये राजा का कर्तव्य है। व्यापार की प्रगति हो, व्यापारी खुशहाल रहें, कृषक आनंद के साथ रहे, बहुत स्पष्ट रूप से आचार्य सोमदेव सूरी ने इस वार्ता के अंदर उसका विवेचन किया है और उन्हें पूरी तरह से सुरक्षा प्राप्त हो। और अंत में दंड नीति के रूप में ऐसे दंड देने का विधान किया ताकि उसको देखकर, सार्वजनिक रूप से दंड देने का विधान किया कि उसे देखकर अन्य कोई व्यक्ति उस तरह की प्रवृत्ति में अग्रसर ना हो। इस राज्य के सोमदेव सूरी के अनुसार 7 अंग हैं। यद्यपि चाणक्य ने भी अर्थशास्त्र में इन 7 अंगों का विवेचन किया है, लेकिन उसे सप्तांग राज्य के रूप में कथन नहीं किया। जबकि कामंदक ने नीति सार में और बाद में सोमदेव सूरी ने नीति वाक्यामृत में बड़े स्पष्ट रूप से राज्य को 7 अंगों वाला कहा और उस 7 अंगों में भी राजा को सबसे महत्वपूर्ण अंग के रूप में वहां ग्रहण किया। उसकी चर्चा हम अभी संक्षेप में करेंगे और बाद में विस्तार के साथ उन पर भी करेंगे। इनमें राजा है, उसके लिए स्वामी शब्द का प्रयोग किया। स्वामी, वो राज्य का स्वामी है। कैसे? जैसे एक परिवार का स्वामी परिवार के सभी सदस्यों के साथ न्याय करता हुआ उनका परिपालन करता है। भले ही उस परिवार में कोई अधिक कमाने वाला हो, कोई कम कमाने वाला हो, कोई नहीं कमाने वाला हो, फिर भी उन सब सदस्यों की यथायोग्य रक्षा की जिम्मेदारी जैसे परिवार के मुखिया पर होती है, उसी प्रकार राज्य का मुखिया, राज्य का स्वामी जो राजा है,
वो अध्ययन अध्यापन करने वाले वर्ग की, जिसे हमने ब्राह्मण वर्ग कहा, उसका भी संरक्षण करे। इसी प्रकार से जो देश और समाज की रक्षा करने वाला क्षत्रिय वर्ग है, उस क्षत्रिय की व्याख्या बहुत स्पष्ट रूप से वहां पर की गई कि जो प्रजाओं के कष्ट से निकाल कर उनकी रक्षा करता है, उस वर्ग को क्षत्रिय कहा। आज अगर किसी देश की प्रजाएं सुरक्षित हैं तो उसका कारण है कि भारत का या अन्य किसी भी देश का जो सैन्य विभाग है, वो विभाग तत्परता से यदि कार्य कर रहा है तो वो देश सुरक्षित है। तो राजा उस क्षत्रिय वर्ग की, अर्थात जो रक्षक वर्ग है, उसकी भी रक्षा पूरी तरह से करे। ये उसकी ड्यूटी में है, राजा के कर्तव्य में उसका ग्रहण किया गया है। तीसरा वर्ग जिसकी चर्चा अभी हमने कही कि जो तीसरा वर्ग है, जो वाणिज्य और कृषि में लगा हुआ वर्ग है, उसको वैश्य वर्ग के रूप में ग्रहण किया गया। ये कार्य के आधार पर विभाजन है, उस वर्ग की भी रक्षा करे। और जो राजकीय सेवक वर्ग है, उस राजा के सेवक वर्ग की भी रक्षा करे। ये स्वामी का या राजा का कर्तव्य है। दूसरा जो राज्य का अंग है वो है अमात्य, जिसे हम मंत्री परिषद के रूप में भी जानते हैं। जो सही मंत्रणा राजा को दे, उस सही मंत्रणा के कारण राजा प्रजाओं के सुख दुख को समझता है और तदनुकूल आचरण के द्वारा प्रजाओं के कल्याण की बात करता है। तीसरा अंग है जनपद या देश। देश किसका नाम है? देश उस स्थान विशेष का नाम है जिसमें प्रजाएं रहती हैं, जो मनुष्यों का आधार है। तो वो देश भी एक अंग है। अगर उसकी रक्षा नहीं होगी तो राजा और अमात्य की भी रक्षा नहीं हो सकती है, क्योंकि देश की पराजय पर उस राजा की और उनके मंत्रिमंडल की भी पराजय है। तो फिर जनपद की बात आई। दुर्ग, दुर्ग वो स्थान विशेष है जहां पर बड़े दुस्साध्य रूप से गमन करना होता था, जहां तक पहुंचना संभव नहीं था। कोई भी आक्रमणकारी भले ही किसी सीमा को पार कर जाए, लेकिन दुर्ग तक पहुंच नहीं पाता था। वो दुर्ग कैसा होना चाहिए, इसकी चर्चा करेंगे। वो परिखा हो, उसके चारों तरफ बाउंड्री हो। इसलिए जब हम प्राचीन नगर देखेंगे तो वो सब नगर एक विशाल जो है 4 दीवारियों से घिरे हुए हैं, उनके बड़े मजबूत दरवाजे हैं जिनको पार करना किसी का बस का नहीं था। और जब वही पार नहीं कर पाते थे तो राजकीय निवास तक पहुंचना बहुत कठिन काम था। एक अंग इसका कोष है, राजकीय खजाना। जिस राजा का खजाना समृद्ध ना हो, हम जब इतिहास को उठाकर देखते हैं तो भारतीय राजनीति में ऐसे अनेक अवसर आए हैं जब कोष खाली हो जाने के कारण सेना के भरण पोषण की स्थिति विकट अवस्था में पहुंच गई और उसके कारण उन छोटे छोटे राज्यों को, राष्ट्रों को, रियासतों को पराजय का मुख देखना पड़ा। इसलिए कोष की समृद्धि भी अत्यंत आवश्यक है। और इन सब के साथ बल, सेना
ये भी सप्तांग राज्य में राज्य का एक प्रमुख अंग माना गया है। और अंतिम अंग के रूप में राजाओं की मित्र मंडली, शत्रु से हर व्यक्ति सावधान रहता है, इसलिए शत्रु उसका उतना नहीं बिगाड़ पाते हैं जितना मित्र जो है कथनचित विरोध हो जाने पर उसका बिगाड़ कर देते हैं। इसलिए सबसे अधिक सावधानी राजा को अपने मित्रों के साथ बरतने की आवश्यकता है। एक भी अवसर ऐसा राजा को नहीं देना चाहिए जिससे उसकी मित्र मंडली उससे नाराज हो जाए। क्यों? क्योंकि अगर मित्र मंडली नाराज हो गई तो राजा की कमजोरियों का सबसे अधिक ज्ञान राजा के मित्रों को ही है। इसलिए जब वो राजा के कमजोरियों को शत्रु पक्ष तक प्रसारित कर देता है तो राजा को पराजय का मुख देखना पड़ता है। इसलिए जब सप्तांग की रक्षा करे तो उसमें मित्र मंडली की भी रक्षा करना अत्यंत अनिवार्य है। इनमें राजा की रक्षा होने पर बाकी 6 अंगों की रक्षा होती है। इसलिए राजा सबसे पहले अपनी रक्षा का ध्यान रखे। इसलिए बड़े विस्तार के साथ नीति वाक्यामृत में राजा अपनी रक्षा कैसे करे। भोजन करने के पहले वह भोजन अपने साथियों को खिलाए, अपने अमात्यों को खिलाए, पशु पक्षियों को खिलाए और फिर देखे कि ये भोजन उसके लिए हितकर है, इसमें विष आदि का संयोग नहीं हुआ है। इसलिए विष की परीक्षा करना भी राजकुमारों को सिखाया जाता है। तो वो राज विद्याओं में जब प्रसंग आएगा अमात्यों की शिक्षा की तो उसमें इन सब का भी जिक्र होगा कि वो कैसे समझे कि ये विष मिश्रित भोजन नहीं है। ऐसे अनेक अवसर जब आएंगे कि कोई भोजन में विष देकर या अन्य तरीके से पशु पक्षियों के माध्यम से, कभी हिंसक प्राणियों के माध्यम से, कभी उनके विश्वस्तों के माध्यम से राजा को नुकसान पहुंचाना चाहता है तो राजा कैसे सावधान हो, ये सब हम इसमें देखेंगे। वास्तव में राजकीय व्यवस्था में जो हम अध्ययन करते हैं राज्य के अंतर्गत, वो उनकी न्याय व्यवस्था का, युद्ध विधान का, सैन्य संचालन का, सबका ज्ञान होना चाहिए। हो सकता है अचानक सेनापति के साथ कुछ दिक्कत हो जाए तो राजा को राज्य संचालन भी पूरी तरह से आना चाहिए। उस समय राजा सेनापति के रूप में, क्योंकि सेना का प्रधान वो राष्ट्राध्यक्ष राजा ही है। आज भी सेनाएं राष्ट्राध्यक्ष के अंतर्गत ही कार्यरत होती हैं। तो इस तरह से कर प्रणाली का ज्ञान हो कि हम ऐसा कोई कर न लगा दें प्रजा के ऊपर कि प्रजा उससे कर से परेशान होकर राज्य के प्रति विद्रोह करने लगे। ये सब बातें अगर आज की वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम राजनीति के संबंध में सीखें, जाने, तो हमें लगता है कि निश्चित तौर पर हम प्राचीन राजशास्त्र के इन सिद्धांतों के आधार पर बहुत कुछ बातें आधुनिक राजनीति में, लोकतंत्र में भी समाविष्ट करके लोकतंत्र को अधिक मजबूत कर सकते हैं। गुप्तचर व्यवस्था हमारी कैसी हो? राजाओं को कहा है राजाना 4 चक्षुषा, राजा की आंखें तो गुप्तचर हैं। राजा जो भी देखता है वो साक्षात कुछ नहीं देख पाता, वो गुप्तचरों के माध्यम से सब कुछ जानता है। तो वो गुप्तचर व्यवस्था हमारी ऐसी अच्छी हो
वो गुप्तचर ऐसे संतुष्ट रहे कि किसी भी आपत्ति में उसके परिवार का राजा साथ दे। ये सब व्यवस्थाओं का विवेचन यहाँ हमें देखने को मिलता है। और सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी विशेषता है परराष्ट्र नीति, जिसको आज हम विदेश नीति के रूप में जान रहे हैं कि वो परराष्ट्र के प्रति हमारी नीति कैसी हो। अर्थात यदि कोई परराष्ट्र हमारा विरोधी नहीं है तो उसके प्रति हम मित्रवत व्यवहार करें, उसके कल्याण की कामना भी हम अपनी प्रजा की कल्याण की कामना की तरह करें। उसके ऊपर अगर कोई आपत्ति आती है तो हम उसका सहयोग करें। तो ये सब बातें राज्य के अंतर्गत हमारे विशेष रूप से यहाँ आई हैं। हमारा निरंतर ये प्रयास है आप सबके साथ कि हम चर्चा करके और उन सब निष्कर्षों पर पहुंचने का प्रयास करें जहां पर राजनीति की प्राचीन परंपरा को अर्वाचीन के साथ जितना कल्याणकारी हिस्सा है, हमारी तो एक प्राचीन परंपरा रही, जब कोई शिष्य अध्ययन के पश्चात जाता था तो गुरु का उपदेश होता था, यानि अस्माकं सुचरितानि तानि त्वया उपास्यानि, जो हमारे अच्छे कार्य हैं उनकी तुम उपासना करना, नो इतराणि नो इतराणि नो इतराणि, जो हमारे अच्छे कार्य नहीं है उनको तुम मत मानना मत मानना मत मानना, 3 बार कहा। और उपासना करना इसको 1 बार कहा। तो ऐसे ही हमारी एक अवधारणा जो आज से 2000 साल पहले कह गए कि पुराण मित्येव न साधु सर्वम, जो सब कुछ पुराना है वही अच्छा नहीं है, और जो सब कुछ नया है वह सब कुछ अच्छा है, ऐसा न माने, अपितु पुराने में भी जो अच्छा है उसका ग्रहण करें और नवीन में जो अच्छा है उसका भी समावेश करें। तो आज की लोकतंत्रात्मक पद्धति में जो हमें अच्छा लगता है उनका भी समावेश हो राजनीति में, और प्राचीन राजतंत्रात्मक पद्धति में जो लोकतंत्र की ही रक्षा करने के लिए राजा की नियुक्ति थी उसमें जो अच्छाइयां थी उनको भी हम ग्रहण करें। तो ये भावना हमारे लिए लोक कल्याणकारी बनेगी, राजनीति लोक कल्याण की ओर बढ़ेगी। जो राजनीति कतिपय कारणों से व्यक्ति कल्याण में केंद्रित हो गई, एक वर्ग विशेष के कल्याण में केंद्रित हो गई, वो सार्ववर्णिक कल्याण में, सार्वदेशिक कल्याण में परिणत होगी। और वो जो हमारे आचार्य समंत भद्र स्वामी ने सर्वोदय की कामना की है कि सबका कल्याण हो, मानव मात्र का कल्याण हो, साथ में अन्य प्राणियों का भी कल्याण हो, उनके कल्याण की भावना के साथ मानव कल्याण की बात करें, सब वर्गों के कल्याण की बात करें, तो मैं समझता हूं कि जो राजनीति का उद्देश्य होना चाहिए उस उद्देश्य में हम सफल होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज के इस व्याख्यान से इस भावना से विराम लेता हूं कि यह राजनीति जो आचार्य सोमदेव ने नीति वाक्यामृत में प्रतिपादित की है वह लोक में धर्म अर्थ काम पुरुषार्थ की साधना के साथ साथ परंपरा मोक्ष पुरुषार्थ की साधना का भी निमित्त बने, जैसा स्वयं आचार्य सोमदेव सूर्य ने भी कहा है कि लोक में ये 3 पुरुषार्थ और तीनों के माध्यम से फिर धर्म पुरुषार्थ की प्रमुखता से मोक्ष की साधना की ओर हम बढ़ सकें। इसी भावना के साथ विराम। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। थैंक यू सो मच प्रोफेसर साहब, बहुत ही सुंदर आज का सेशन रहा। पर सेशन को विराम देने से पहले प्रोफेसर साहब 1-2 प्रश्न है आपसे पूछना चाहूंगा अगर आपके। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पहला प्रश्न ये है कि आपने आज सेशन में बताया कि राजा के सामने अर्थ पुरुषार्थ और धर्म पुरुषार्थ, यानी अर्थ और धर्म ये 2 उसके सामने हो और उसको अगर चूज करना है तो उसे अर्थ को पहले चूज करना चाहिए। बल्कि गृहस्थों के ग्रंथों में ऐसे पढ़ने में आया था कि अर्थ के मूल में धर्म है, तो गृहस्थ को धर्म को नहीं छोड़ना चाहिए अर्थ के लिए। ये दोनों बात
को थोड़ा और विशेष समझाएं। ऐसा है कि गृहस्थ के लिए जब धर्म पुरुषार्थ की प्रमुखता की बात आई है तो स्वयं राजनीति में भी ये कहा है कि धर्म पूर्वक अर्थ की साधना और धर्म पूर्वक काम पुरुषार्थ की साधना, लक्ष्य तो यही है। त्रिवर्ग में धर्म पूर्वक ही अर्थ की भी प्राप्ति करना है, न्यायोपात्त धन जिसको हम कह रहे हैं, और धर्म पूर्वक ही काम पुरुषार्थ का सेवन करना है, और उसे लिए उसी को हमने ब्रह्मचर्य अनुव्रत के रूप में ग्रहण किया है। लेकिन राजा के ऊपर ऐसी परिस्थितियां आ रही हैं कि धन ना होने से राज्य पराजय को प्राप्त हो जाएगा, और जब पराजय को प्राप्त हो जाएगा तो ना धर्म की साधना हो पाएगी और ना काम की साधना हो पाएगी। तो उस समय ऐसी विशेष परिस्थितियों में कर आदि को बढ़ा करके भी राजा अर्थ का संग्रह कर सकता है, अधिक अर्थ को प्रधान मानकर, क्योंकि उस अर्थ से ही वो धार्मिकों की रक्षा कर पाएगा और अर्थ से ही उनकी इच्छाओं की परिपूर्ति कर पाएगा। तो इस दृष्टि से राजा के कर्तव्य के रूप में अर्थ की प्रधानता अपवाद के रूप में, जब धर्म की साधना ना हो पा रही हो या कामनाएं इच्छाएं पूरी ना हो पा रही हो, ऐसी परिस्थिति में इन दोनों की परिपूर्ति अर्थ से ही संभव है, तब वो अर्थ पुरुषार्थ को महत्व देवे। ये अपवाद है, और अपवाद कभी भी स्वाभाविक या औत्सर्गिक नियम को ग्रहण नहीं कर सकता। तो राजा अपवाद के रूप में अर्थ को प्रधानता दे सकता है। ऐसा न केवल सोमदेव सूरी का, अपितु जितने भी, चाहे मनु हो, जितने भी स्मृतिकार, देखिए एक बात अच्छी तरह समझ लें कि जितनी स्मृतियां हैं ये संविधान है, और संविधान में कभी कभी छोटेपन, बड़ेपन, किसी को कम अधिकार, किसी को ज्यादा अधिकार, इस तरह की बातें आ जाती हैं। इसलिए स्मृतियों में जो आया है कि ये अध्ययन अध्यापन करने वाले ब्राह्मणों को बड़ा अधिकार है, इनको कम अधिकार है, तो वो अधिकार वैधानिक है, वो धार्मिक अधिकार नहीं है। वहां धर्म का अर्थ कानून है। तो ये हम पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि पहले धर्मशास्त्र में हम धर्म का अर्थ समझ लें। वहां धर्म का अर्थ है कोड्स ऑफ लॉ, ये धर्मशास्त्र का अर्थ है। और यहाँ राजा को जो अर्थ की प्रधानता की बात कही है, कब? अपवाद के रूप में, जब अर्थ के बिना हम देश की रक्षा न कर पा रहे हो, देश की रक्षा नहीं होगी तो धर्म की साधना नहीं होगी, कोई भी धर्म साधना नहीं कर पाएगा। इसलिए उन परिस्थितियों में उन्हें अर्थ को प्रधान मानने की छूट दी गई है। आज के भी हमारे सामने उदाहरण है कि जब सैन्य शक्ति समाप्त तो हो गई, इसी राजस्थान के उदाहरण है हमारे पास, सैन्य शक्ति समाप्त हो गई तो कोई भामाशाह ने धन दिया, तो वो धन की आवश्यकता पहले पड़ी, तब वो अपनी सैन्य शक्ति को संभाल पाए। तो उस समय वो धर्म की आराधना उनके लिए बहुत आवश्यक नहीं थी, उस समय अर्थ की साधना उन्हें जरूरी हो गई थी। तो ये आपवादिक नियम है। जी जी प्रोफेसर साहब, सो एक रीत से ऐसा भी कह सकते हैं कि हमें ऐसे दिख रहा है वो लॉस, बट आगे चल के वो प्रॉफिट ही कराने वाला है। हाँ ठीक है। हाँ, यस यस यस, बिल्कुल बिल्कुल जी प्रोफेसर साहब। प्रोफेसर साहब, आपने आज राज्य के 7 अंग बताए, यानी राज्य 7 अंगों वाला होता है। सो एक बार आप ये 7 अंग वापस बता सकते हैं, जस्ट कौन से बिल्कुल अंग बता सकते हैं। एक स्वामी या राजा, पहला अंग जी। दूसरा अमात्य या मंत्री परिषद, अमात्य परिषद भी आया है, मंत्री परिषद भी कहा है, जो मंत्रणा का काम करते हैं। तीसरा जनपद, जनपद माने देश, राष्ट्र। चौथा दुर्ग,
जिसको हम किला कह रहे हैं, फोर्ट, जो रक्षा का साधन था, आज के हिसाब से उसको हम पार्लियामेंट कह सकते हैं, जहां वो सब विचार विमर्श कर रहे हैं। अब उस पर भी हमला हो जाए तो दिक्कत होती है, तो उसकी सुरक्षा का उपाय होना चाहिए, इसलिए उसका नाम ही है दुर्ग। दुर्ग माने जहां किसी दूसरे का गमन करना ही संभव नहीं है, दुस्साध्य है। इसके बाद है कोष, खजाना, जिसको आज हम ट्रेजरी कह रहे हैं। इसके बाद बल, बल माने सेना, जो डिफेंस के रूप में हमारे सामने आ रही है। और अंत में है राजा के सुहृद, फ्रेंड्स, मित्र। ये भी एक राजा का लक्षणीय राज्य का अंग है, क्योंकि वो मित्र वर्ग की बात ही सबसे ज्यादा राजा सुन रहा है। अगर वो गुमराह कर दें राजा को, तो राजा गुमराह हो जाता है। आज भी राजनीति में ऐसे अनेक उदाहरण देखने को मिलते हैं कि मित्रों के कारण उनका नाश हो गया। जी जी बिल्कुल। ये 7 अंग राज्य के हैं। शायद प्रोफेसर साहब, ये 7 अंग को हम अगर आज के मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में, अगर कोई मल्टीनेशनल कंपनी है या किसी का कुछ कामकाज है, तो उसके अंदर भी पूरा इसको अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल, सब में है ये। वहां मालिक का मतलब कंपनी का मालिक या मैक्सिमम शेयर होल्डर जो है वो हो गया। इसके बाद उसका जो एडवाइजरी बोर्ड है, वो एडवाइजरी बोर्ड हो गया उसका। फिर कंपनी जहां स्थित है वो स्थान विशेष हो गया। उसी तरह से हम कहेंगे उसकी रक्षा के लिए जो उन्होंने अपने साधन अपना रखे हैं, चाहे वो कैमरे हो या अन्य हो, वो सब वहां जाने वाले पर निगाह कर रहे हैं। दुर्ग भी बिल्कुल ऐसे बनते थे, एक छेद बना हुआ है, ऊपर से हम नीचे की तरफ देख सकते हैं, लेकिन नीचे वाला ऊपर की तरफ नहीं देख सकता है। ऊपर से हम हथियार से हमला करें तो नीचे आ सकता है, नीचे से उस छेद से हथियार गोली अंदर नहीं जा सकती है। तो ये सब चीजें आज की दिन में, उसमें हम कोष को जो है आज भी हम खजाने के रूप में देखते हैं कि उसकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। ये सारी की सारी देखेंगे। उसकी सिक्योरिटी कैसी है, उसको हम बल के रूप में देखेंगे, और उनका फ्रेंड सर्कल कैसा है। तो ये सारी की सारी चीजें आज हम एक परिवार में भी, एक कंपनी में भी, एक राज्य में भी, एक देश में भी, और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी इन सबको उसी रूप में देखा जा सकता है। नाम हम इधर उधर बदलना थोड़े अलग बात। यस यस, बहुत ही सुंदर प्रोफेसर साहब। बस इसी तरह हम लोग आज की मॉडर्न कंटेक्स्ट में भी इसको कैसे समझना है वो आप बिल्कुल हमें करा ही रहे हो, और इसी तरह हम करते रहेंगे तो हमें आज के कॉन्टेक्स्ट में भी बहुत बेनिफिशियल होगा। और अभी जितने भी दूसरे नीति साधक जुड़े हैं, उनको अगर कोई प्रश्न है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, नहीं तो हम आज के सेशन के विराम की ओर आगे बढ़ सकते हैं। किसी को कोई प्रश्न है तो हैंड रेज कर सकते हैं, या आप चैट बॉक्स के अंदर टाइप कर सकते हैं। ठीक है प्रोफेसर साहब, समय भी हो चुका है, सो हम अगले कक्षा के अंदर थोड़े ज्यादा प्रश्न ले लेंगे, हमारे पास समय बचेगा तो। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सो आज के सेशन को हम विराम देते हैं, और विराम देने से पहले जगत के सभी जीवों का कल्याण हो, जगत के सभी जीवों का मंगल हो, जगत के सभी जीव हमारे मित्र हैं, कोई भी हमारा वैरी नहीं है, इस भावना के साथ प्रार्थना। अणु परमाणु शिव बनी जाओ, आखा विश्व नु मंगल थाओ, सर्वे जीवो मोक्षे जाओ। खामेमि सव्व जीवे सव्वे जीवा खमंतु में, मित्ति में सव्व भूयेषु वैरम मज्जन केणै। सर्वथा सौ सुखी थाओ, पाप ना कोई आचरो, राग द्वेषति मुक्त बनीने, समता सौ समाचरो।